हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 11 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, इन डीटीपी वैक्सीन पी करस्पॉन्ड्स टू। तो डीटीपी वैक्सीन में जो टर्म पी है उसका क्या मीनिंग रहता है। तो डीटीपी वैक्सीन की फुल फॉर्म आपकी रहेगी, डी होता है आपका डिप्थेरिया, डी इज़ डिप्थेरिया, टी जो है टी इज़ टेटेनस एंड पी इज़ परटूसिस। पी होता है आपका परटूसिस एंड परटूसिस को कहा जाता है वूपिंग कफ। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन ये क्वेश्चन पर्टिकुलर वैक्सीन के ऊपर है, तो वैक्सीन के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो वैक्सीन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से काफ़ी बार जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। तो वैक्सीन की डेफिनेशन देखी जाए तो वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अब इस पे क्वेश्चन आता है कि किस टाइप की इम्यूनिटी हमें वैक्सीन के थ्रू मिलती है। तो वैक्सीन जो है इट प्रोवाइड्स एक्टिव इम्यूनिटी। वैक्सीन जो है वो आपको एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, वैक्सीन बेसिकली एंटीजन की तरह एक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट बनाती है, जो कि इन फ्यूचर अगर सिमिलर एंटीजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट वो फाइट कर सकता है। इसके अलावा वैक्सीन के अलावा दो टर्म और आपको इसी में देखने को मिलती हैं। एक होती है एंटीसेरा एंड दूसरी होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सो ये दोनों जो हैं एंटीसेरा और इम्यूनोग्लोबुलिन, ये आपको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वैक्सीन आ गया आपको एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एंटीसेरा एंड इम्यूनोग्लोबुलिन पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वैक्सीन्स के टाइप्स में जो जो एग्जांपल्स आते हैं उसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है, तो उनको देखते हैं। सो वैक्सीन जो है वो बेसिकली 3 मेन टाइप्स की होती हैं। एक आ जाती है आपकी बैक्टीरियल वैक्सीन। ठीक है, एक आती है आपकी बैक्टीरियल, या आप बोल सकते हैं फर्स्ट जो मेन टाइप है उसमें आएगा आपका किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। किल्ड इनएक्टिवेटेड, जिसमें आपकी बैक्टीरियल वैक्सीन एंड वायरल वैक्सीन अलग अलग आ जाएंगी। दूसरा टाइप आता है आपका लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इसमें भी आपकी बैक्टीरियल एंड वायरल अलग अलग आ जाती हैं। तीसरा जो टाइप है दैट इज़ टॉक्सॉइड्स। ठीक है, तीसरी टाइप आती है आपकी टॉक्सॉइड्स। अब इन तीनों टाइप के ऊपर मल्टीपल टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंट जो बैक्टीरियल वैक्सीन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वायरल वैक्सीन इनमें से कौन कौन सी हैं। तो इन्हीं को अभी देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, KIV मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है उसमें अगर मैं बैक्टीरियल की बात करूँ तो बैक्टीरियल में आपकी आती है टाइफॉइड। टाइफॉइड का एक टाइप है टाइफॉइड पैराटाइफॉइड, टाइफॉइड पैरा टाइफॉइड, जिसको लिखा जाता है TAB। ठीक है, टाइफॉइड पैरा टाइफॉइड, ये एक बैक्टीरियल किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इसके अलावा एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कोलेरा का। कोलेरा भी आपकी बैक्टीरियल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इसके अलावा अभी जो हमने देखी वूपिंग कफ दैट इज़ परटूसिस, वो भी आपकी बैक्टीरियल किल्ड इनएक्टिवेटेड है। इसके अलावा प्लेग, प्लेग जो है प्लेग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल जो कि बैक्टीरियल किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स में आती हैं। अब इसी में बैक्टीरियल के बाद में हम वायरल वैक्सीन्स देखते हैं। ठीक है, वायरल वैक्सीन्स जो कि किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स हैं। तो इसमें आपकी पोलियो की वैक्सीन आ जाती है, पोलियो इनएक्टिवेटेड। एंड पोलियो में भी जो मेन इसमें आती है वो होती है सॉल्क, क्योंकि पोलियो जो है वो आपकी
किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी होती है और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी होती है। किल्ड में आपकी सॉल्क आ जाती है एंड लाइव एटेन्यूएटेड में सेविन जो है वो आपकी लाइव एटेन्यूएटेड में आएगी। इसके अलावा अदर एग्जांपल किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में वायरल टाइप की मैं बताऊं तो इसमें आपकी रेबीज़ वैक्सीन आ जाएगी। रेबीज़ के बाद में इन्फ्लुएंजा, देन हेपेटाइटिस ए एंड बी दोनों टाइप की जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड टाइप जो मैंने आपको बताया लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, तो लाइव एटेन्यूएटेड में अगर मैं बात करूं बैक्टीरियल की, तो बैक्टीरियल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वैक्सीन है वो है आपकी BCG वैक्सीन, जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए रहती है। मोस्ट ऑफ टाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो ये नाम आपको याद रखना है, BCG वैक्सीन, दैट इज़ बैसिलस कैलमटे-गुएरिन। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए ये वैक्सीन होती है। किस कैटेगरी में आती है, तो ये आपकी बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। बैक्टीरियल में किस टाइप की, बैक्टीरियल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो ये तो आपको फॉर श्योर याद रखनी ही रखनी है। देन इसके अलावा मैंने आपको बोला कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में बैक्टीरियल टाइप में टाइफॉइड भी आती है, ठीक है, जो कि आपकी किल्ड वैक्सीन भी होती है एज वेल एज लाइव एटेन्यूएटेड भी होती है। किल्ड का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड। जो आपकी लाइव एटेन्यूएटेड आएगी वो आएगी आपकी टाइफॉइड TY21A। तो ये नाम आपको लाइव एटेन्यूएटेड टाइफॉइड वैक्सीन का याद रखना है। इसके अलावा लाइव में आपको वायरल वैक्सीन्स के एग्जांपल पता होने चाहिए, ठीक है। वायरल वैक्सीन इसमें से कौन कौन सी होती है, तो इसमें एक तो मैंने आपको बता दिया पोलियो की होती है। पोलियो ओरल वैक्सीन जो रहती है, जो कि होती है आपकी सेवीन, एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरी है आपकी मम्स वैक्सीन, मम्स के लिए वैक्सीन। देन मीज़ल्स के लिए भी आपकी वायरल वैक्सीन होती है, मीज़ल्स के लिए, और रूबेला के लिए, एंड एक और नाम है वेरिसला के ऊपर भी काफ़ी बार अलग अलग वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी में BCG बैसिलस कैलमटे-गुएरिन वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको थर्ड टाइप जो बताया है वो है वैक्सीन्स में टॉक्सोइड्स का, ठीक है। टॉक्सोइड्स में आपका टेटनस आ जाता है, ठीक है, टेटनस वैक्सीन आ जाती है जो कि फुली या फिर अब्जॉर्ब्ड वैक्सीन होती है। एंड दूसरी आपकी आ जाती है डिप्थीरिया। तो ये दो नाम आपको टॉक्सोइड टाइप में याद रखने हैं। तो यहाँ पे वैक्सीन्स के बारे में हमने पूरा देख लिया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में DTP वैक्सीन में P क्या होता है, P होता है पर्टूसिस विच इज़ इक्वल टू वूपिंग कफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट टेकिंग माओ इनहिबिटर्स आर एडवाइज्ड नॉट टू टेक डैश अलॉन्ग विद ड्रग। तो ऐसे पेशेंट जो कि माओ इनहिबिटर्स कंज्यूम कर रहे हैं, उनको ड्रग के साथ इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो नहीं लेनी है। तो इसमें से चीज़, ऑप्शन डी, चीज़ जो है इट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड विद द माओ इनहिबिटर्स। अब चीज़ क्यों नहीं लेनी है, इसके पीछे का रीज़न देख लेते हैं। सो चीज़ या फिर आपके इसके सिमिलर प्रोडक्ट्स या फिर सर्टेन अदर चीज़ें जो होती हैं, एक तो आपकी आ गई चीज़, इसके अलावा बियर, ठीक है, इसके अलावा बियर हो गई, वाइन्स हो गई, या फिर पिकल्ड मीट हो गया, या फिश हो गई, या ईस्ट एक्सट्रैक्ट हो गई। तो इन सभी चीज़ों में बहुत लार्ज क्वांटिटी में टायरामीन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, टायरामीन प्रेजेंट होता है एंड डोपा प्रेजेंट होता है। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इसके ऊपर भी इस पे क्वेश्चन बनता है कि इन प्रोडक्ट्स में किस चीज़ की क्वांटिटी हाई रहती है। अब टायरामीन एंड डोपा जो है इसमें लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होता है एंड ये दोनों आपके इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक अमाइंस हैं। सो इस केस में क्या होगा
कि जो पेशेंट माओ इनहिबिटर्स ले रहे हैं उनमें ये जो आपका टायरामिन एंड डोपा है जो कि इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक अमाइंस हैं, ये इंटेस्टाइनल वॉल और लीवर में डिग्रेड नहीं होंगे। ठीक है, वहाँ पे डिग्रेड नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ पे पहुँच जाएंगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे जो ऑलरेडी नॉर एड्रेनालिन प्रेजेंट है एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग पे, वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ नॉर एड्रेनालिन को डिस्प्लेस कर देंगे एंड उसको वहाँ से रिलीज़ कर देंगे। अब इसको रिलीज़ होने पे क्या होगा? ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, नॉर एड्रेनालिन किस चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं, किस चीज़ को डिस्प्लेस और रिलीज़ कर रहे हैं? तो ये नॉर एड्रेनालिन को डिस्प्लेस एंड रिलीज़ कर रहे हैं। अब इसके रिलीज़ करने की वजह से कंडीशंस अराइज होंगी। कौन सी कंडीशन है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये नाम आपको फॉर श्योर याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। एंड दूसरी है आपकी सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स। सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स, ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है। ये दो कंडीशंस अराइज होंगी जब आपका टायरामिन एंड डोपा जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ नॉर एड्रेनालिन को डिस्प्लेस और रिलीज़ कर देगा। कहाँ से? एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग से। उस केस में ये दो कंडीशंस अराइज होंगी। इस वजह से, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी डेंजरस कंडीशंस हैं, इसलिए चीज़ को जो है वो माओ इनहिबिटर्स के साथ नहीं लेना चाहिए। अब एक कंडीशन होती है कि अगर इनको माओ इनहिबिटर्स के साथ इनटेक कर लिया जाता है एंड ये कंडीशन अराइज हो जाती है, दैट इज़ हाइपरटेंसिव क्राइसिस एंड सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स जैसी डेंजरस कंडीशंस जो हैं वो अराइज हो जाती हैं। उस केस में क्या कंडीशन रहेगी? तो उस केस में पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं आईवी इंजेक्शन के थ्रू। सो आईवी इंजेक्शन किसका देंगे? एक रैपिडली एक्टिंग अल्फा ब्लोकर जो कि आपका रहेगा फेंटोलामाइन। ठीक है, आईवी इंजेक्शन ऑफ फेंटोलामाइन, इसकी हेल्प से इस रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है एंड इस पूरे रिएक्शन को क्या कहा जाता है? दिस रिएक्शन इज नोन एज चीज़ रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को कहा जाता है चीज़ रिएक्शन। तो ये पूरी कहानी है चीज़ रिएक्शन के बारे में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे माओ इनहिबिटर्स की बात हो रही है, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो माओ इनहिबिटर्स क्या है? सो ये एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। क्या है ये? इट इज़ अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। और ये किस चीज़ में इन्वॉल्व रहता है? सो जो भी हमारे बायोजेनिक अमाइंस होते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन हो गया, नॉर एड्रेनलिन हो गया, डोपामाइन हो गया, 5 हाइड्रोक्सी टायरोसिन हो गया, सो इनकी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के लिए आपके माओ जो हैं उनमें इन्वॉल्व रहते हैं। और इसकी दो आइसोफॉर्म्स, ठीक है, माओ की दो आइसोफॉर्म्स होती हैं। एक होता है आपका माओ ए एंड दूसरा होता है माओ बी। अब माओ ए क्या करता है? सो माओ ए जो है वो 5-HT एंड नॉर एड्रेनलिन, इन दोनों को डीएमिनेट करता है एंड इनके जो इनहिबिटर्स हैं लाइक माओ ए इनहिबिटर्स, सो इसमें आपके एग्जांपल आ जाते हैं क्लोरगाइलिन। क्लोरगाइलिन इसमें एक एग्जांपल आ जाता है एंड दूसरा मोक्लोवेमाइड। दूसरा कौन सा आता है? मोक्लोवेमाइड। तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं माओ ए इनहिबिटर्स में। इसके बाद अगर मैं बात करूं माओ बी इनहिबिटर्स की, तो माओ बी जो है वो प्रेफरेंशली फिनाइल इथाइल अमाइन को डीएमिनेट करता है एंड ये आपका इनहिबिट होता है किस ड्रग से? सो इट इज़ इनहिबिटेड बाय सेलेजिलिन। तो ये ड्रग आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और है, ठीक है, एक होता है माओ ए एंड माओ बी। माओ ए एंड माओ बी को दोनों को इक्वली कौन डिग्रेड करता है? इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि माओ ए एंड माओ बी दोनों को इक्वली डिग्रेड करता कौन है? सो इट इज़ डोपामाइन।
डोपामाइन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिग्रेडेशन इक्वली बाय बोथ माओ ए एंड माओ बी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माओ इनहिबिटर्स के लिए, माओ एंजाइम के लिए एंड चीज़ रिएक्शन के बारे में। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टैबलेट, इनमें से टैबलेट का टाइप कौन सा नहीं है। सो लोजेंजेस, एफरवेसेंट टैबलेट्स, पेस्टरीज एंड टैबलेट ट्राइचुरेट्स। सो इसमें पेस्टरीज जो है इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टैबलेट, रेदर जो पेस्टरीज क्या होती हैं ये आपकी सुपोजिटरीज होती हैं। क्या होती हैं? दीज आर द सुपोजिटरीज। इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है पेस्टरीज के ऊपर कि ये सुपोजिटरीज होती हैं तो किस रूट के थ्रू दी जाती हैं या इनका अनदर नेम क्या है। सो ये आपको वेजिनल रूट के थ्रू दी जाती हैं एंड इन्हें वेजिनल सपोजिटरीज कहा जाता है। इसके अलावा अदर ऑप्शंस के बारे में मैं देखूं जैसे कि हो गया लोजेंजेस। सो लोजेंजेस जो हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ टैबलेट एंड ये आपके माउथ में स्लोली डिज़ोल्व होती हैं एंड ड्रग को रिलीज़ करती हैं जो कि आपका सलाइवा में डिज़ोल्व रहता है। देन बात करूं एफरवेसेंट टैबलेट्स की। सो एफरवेसेंट टैबलेट्स जो हैं वो इसमें सिंपली क्या होता है, आपके पास पानी का गिलास है, आप एफरवेसेंट टैबलेट को इस वाटर के गिलास में ऐड करेंगे एडमिनिस्टर करने से थोड़ा सा टाइम पहले। पानी में डालने से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिबरेट हो जाएगी एंड देन आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी, इस पूरे प्रोसेस का क्या फंक्शन रहता है। सो इससे क्या होगा कि जो आपका टैबलेट डिसइंटीग्रेशन है वो फैसिलिटेट हो जाएगी, ड्रग डिसोल्यूशन भी एनहांस हो जाएगी एंड जो टैबलेट डिसइंटीग्रेशन है वो विद इन मिनट्स ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो ये इसमें इम्पॉर्टेंट रहता है। देन बात करें टैबलेट ट्राइचुरेट्स की। तो टैबलेट ट्राइचुरेट्स जो हैं वो आपके स्मॉल सिलेंड्रिकल मोल्डेड या फिर कंप्रेस्ड टैबलेट्स होती हैं जिनमें बहुत स्मॉल अमाउंट रहता है पोटेंट ड्रग्स का। तो ये आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स में आ जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क इज। सो मिल्क की सिक्रीशन और रेगुलेशन में कौन सा हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व रहता है। तो ये हार्मोन है आपका प्रोलैक्टिन। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन अदर हार्मोन्स की बात करें जो यहाँ पे ऑप्शंस में दिए गए हैं। सो इसमें पहले आ जाता है प्रोजेस्ट्रॉन। तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, तो जो विमेंस में एंडोमेट्रियम पार्ट होता है, एंडोमेट्रियम पार्ट जो कि आपकी लाइनिंग होती है यूट्रस की, लाइनिंग ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्रियम क्या होता है, इट इज़ द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। सो इस एंडोमेट्रियम को प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है वो प्रिपेयर करता है एक फर्टिलाइज्ड एग के लिए, ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है, दिस इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग। सो ये इस एंडोमेट्रियम जो कि लाइनिंग है यूट्रस की, यहाँ पे इम्प्लांट हो सके एंड ग्रो करे यहाँ पे। सो इसके लिए एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया जाता है किस हार्मोन के थ्रू। सो ये हार्मोन है आपका प्रोजेस्ट्रॉन। देन बात करें एस्ट्रोजन की। तो एस्ट्रोजन जो है वो भी एक फीमेल सेक्स हार्मोन है एंड मेनली फीमेल में जो भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको डेवलप करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज़ एस्ट्रोजन। देन बात करें एफएसएच की। सो एफएसएच जो है वो होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एक गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन है। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये विमेंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है एंड ओवरीज में एग्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। तो ये इसके डिफरेंट फंक्शन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के। नो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन है फीमेल स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो कोल्ड एज। सो फीमेल स्टरलाइजेशन को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी, कॉलेसिस्टेक्टोमी, क्लाइटेरेक्टोमी, वेसेक्टोमी।
सो इसमें फीमेल स्टरलाइजेशन जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्यूबेक्टोमी। सो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो ट्यूबेक्टोमी जो है वो फीमेल स्टरलाइजेशन में एक सर्जिकल प्रोसीजर है। क्या है ये? इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसेस, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स को परमानेंटली ब्लॉक किया जाता है या उसको क्लिप कर दिया जाता है या वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। किस चीज़ को? फेलोपियन ट्यूब को, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को आइदर परमानेंटली ही ब्लॉक कर दिया जाएगा या उसको परमानेंटली क्लिप कर दिया जाएगा या वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। इस ठीक है, अब इसको परमानेंटली ब्लॉक करने से क्या होगा? सो इसमें जो है वो एग की फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म के थ्रू नहीं होगी एंड बर्थ कंट्रोल जो है वो हो जाएगा। सो ये ट्यूबेक्टोमी के बारे में है। देन बात करें कोलेसिस्टेक्टोमी की। सो कोलेसिस्टेक्टोमी जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर होता है गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए, ठीक है, किसको? गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर क्या कहलाता है? सो इट इज़ कोलेसिस्टेक्टोमी। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे आएगा क्लीटोरेक्टोमी। सो क्लीटोरेक्टोमी क्या है? सो इट इज़ डन टू रिमूव मैलिग्नेंसीज और नेक्रोसिस ऑफ द क्लिटोरिस। सो क्लिटोरिस पार्ट में कोई भी मैलिग्नेंसी है या नेक्रोसिस है तो उसको रिमूव करने का जो प्रोसीजर है उसे कहा जाता है क्लीटोरेक्टोमी। देन लास्ट है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी भी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि ये आपकी मेल स्टरलाइजेशन में सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इट इज़ मेल स्टरलाइजेशन को आप कहते हैं वेसेक्टोमी, जिसमें परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन होती है मेल्स में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ स्टेज ऑफ लो स्टेशनरी स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सो डेमोग्राफिक साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो उसमें जो फोर्थ स्टेज होता है जिसे लो स्टेशनरी स्टेज कहा जाता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं? सो फोर्थ स्टेज दैट इज़ लो स्टेशनरी स्टेज, उसमें आपका बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही लो रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो अब डेमोग्राफिक साइकिल की बात हो रही है तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो ये बना हुआ है, इसी पे और मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उन्हीं के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो अभी हम देख लेते हैं। सो इसमें बेसिकली 5 स्टेजेस होते हैं। 5 स्टेजेस किस चीज़ के होते हैं? डेमोग्राफिक साइकिल के, ठीक है। पांचों स्टेजेस के अलग अलग नाम है एंड अलग अलग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम मेनली फोकस करेंगे। एक आ जाएगी आपकी बर्थ रेट की, एक आ जाएगी आपकी डेथ रेट की। इसके अलावा इसमें एग्जांपल्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। सो जो आपका फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज आपका होता है हाई स्टेशनरी। फर्स्ट स्टेज होता है हाई स्टेशनरी जिसमें आपका बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही हाई रहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आ जाता है आपका इंडिया टिल 1920। 1920 तक जो इंडिया की हालत थी वो आपके हाई स्टेशनरी फेज़ में आ जाती हैं जिसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही काफ़ी हाई रहते हैं। देन आपका आता है सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज आपका होता है अर्ली एक्सपेंडिंग, ठीक है। सेकेंड स्टेज इज अर्ली एक्सपेंडिंग जिसमें आपका बर्थ रेट अनचेंज रहता है, ठीक है, बर्थ रेट अनचेंज रहेगा एंड डेथ रेट जो है वो डिक्रीज़ होने लग जाएगा। इसमें आपके एग्जांपल आते हैं साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशिया इसमें एक एग्जांपल आ जाता है, दूसरा अफ्रीका। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। देन इसके अलावा जो थर्ड स्टेज आपका आता है, थर्ड स्टेज वो आपका रहता है अर्ली थर्ड स्टेज आपका रहता है लेट एक्सपेंडिंग। सेकंड होता है आपका अर्ली एक्सपेंडिंग एंड थर्ड होता है आपका लेट एक्सपेंडिंग। थर्ड इज लेट एक्सपेंडिंग। इसमें वर्थ रेट जो है वो अब स्लोली कम होने लगता है। अर्ली एक्सपेंडिंग में अनचेंज था, लेट एक्सपेंडिंग में वो डिक्रीज़ होने लग जाता है वर्थ रेट, एज वेल एज जो आपका डेथ रेट है, ठीक है, डेथ रेट जो है वो और ज़्यादा जो है वो कम हो जाता है।
इसमें आपके एग्जांपल आ जाते हैं अभी का इंडिया, चाइना एंड सिंगापुर। तो ये डिफरेंट एग्जांपल हैं थर्ड स्टेज के लिए। देन आपका आता है फोर्थ स्टेज, जो कि होता है लो स्टेशनरी स्टेज, जिसमें आपका दोनों ही लो रहता है, बर्थ रेट भी लो रहता है एंड डेथ रेट दोनों ही लो रहते हैं। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें आपके एग्जांपल आ जाते हैं, आपका यूके एग्जांपल आ जाता है, इसमें डेनमार्क आ जाता है, डेनमार्क के अलावा स्वीडन आ जाता है, स्वीडन एंड बेल्जियम। तो ये डिफरेंट एग्जांपल हैं जो कि फोर्थ स्टेज दैट इज़ लो स्टेशनरी स्टेज में आते हैं। देन लास्ट बात करूँ तो फिफ्थ स्टेज इसमें होता है डिक्लाइनिंग स्टेज। फिफ्थ स्टेज कौन सा होता है? इट इज़ डिक्लाइनिंग स्टेज, जिसमें आपका बर्थ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम हो जाता है एंड डेथ रेट जो है वो स्लाइटली कम होता है। इसमें आपके एग्जांपल आ जाते हैं जर्मनी एंड हंगरी। जर्मनी एंड हंगरी इसमें एग्जांपल आ जाते हैं। कौन सा स्टेज है ये? फिफ्थ स्टेज है। देन अगेन ये साइकिल जो है वो दोबारा रिपीट होती है। तो एक सर्कुलर वे में ये साइकिल जो है वो रिपीट होती रहेगी। डिक्लाइनिंग के बाद दोबारा से हाई स्टेशनरी आ जाएगा, देन अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी एंड डिक्लाइनिंग, ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी। देन ये हो गया हमारा डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस। तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या प्रोड्यूस करती है? इसमें कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है? तो जब भी बात आएगी एरोबिक टर्म की, तो एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बात होगी एन एरोबिक की, ठीक है, एन एरोबिक की। एन एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है, ये आपको टर्म याद रखनी है। दोनों में प्रोडक्ट जो है वो आपको अलग अलग मिलेंगे। तो यहाँ पे एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की बात हो रही है, तो इसमें हमें प्रोडक्ट मिलेगा पायरूविक एसिड। थोड़ा इसके और डिटेल है वो हम अभी हाल ही में पढ़ेंगे। तो ये बात हो रही है हमारी ग्लाइकोलाइसिस की। सो ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जहाँ से क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। सो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक पाथवे है जिसमें आपका ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है एंड फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है पायरूवेट, जिसमें आपकी एटीपी एंड एनएडीएच, इन दोनों, ये दोनों चीज़ें भी हमें मिलती हैं। देन ग्लाइकोलाइसिस पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके नाम को लेकर के कि ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका अदर नेम आपका आता है एम्बेडेन, एम्बेडेन मेयरहोफ पाथवे। एम्बेडेन मेयरहोफ पाथवे इज ग्लाइकोलाइसिस। तो ये आपको नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है। दूसरा आता है आपका जो यहाँ पे पूछा गया है एरोबिक एंड एनएरोबिक, दोनों ग्लाइकोलाइसिस में फाइनल प्रोडक्ट क्या रहता है? सो इसमें जो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, जिसमें आपका पायरूवेट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। कभी कभार क्वेश्चन में जो है वो पायरूवेट नहीं दिया होता है, तो उस केस में आपको दिया होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये आंसर भी आपका सही है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, जो आपका पायरूवेट है वो आपका फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये पॉइंट एक आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है एनएरोबिक कंडीशन में, ठीक है, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगा, जो आपका पायरूवेट है, पायरूवेट आपका फर्दर फर्मेंट होकर के क्या बना देगा, इट विल फॉर्म लैक्टेट और इथेनॉल, लैक्टेट और इथेनॉल। सो एनएरोबिक कंडीशन में ये आपका प्रोडक्ट होगा, आइदर लैक्टेट दिया गया होगा या लैक्टिक एसिड दिया गया होगा या फिर इथेनॉल दिया होगा। सो वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इन एनएरोबिक कंडीशंस। देन इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एटीपी प्रोडक्शन के ऊपर कि ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन ऑफ एटीपी कितना रहता है। सो नेट गेन की बात करूं तो इसमें 2 एटीपी फाइनली हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिलते हैं। वैसे गेन कितना होता है एटीपी का ग्लाइकोलाइसिस से,
सो 4 ATPs जो है वो पूरी साइकिल में बनते हैं, लेकिन 2 जो है वो इसमें यूटिलाइज हो जाते हैं। तो 2 यूटिलाइज होने के बाद जो फाइनल हमें नंबर मिलता है नेट ATP गेन का, वो आपका रहता है 2। तो ये नंबर आपको याद रखना है दोनों ही। अगर बात करेंगे कि नेट की टोटल गेन ऑफ ATP ग्लाइकोलाइसिस में कितना है, तो उस केस में रहेगा 4। टोटल कंजम्पशन ऑफ ATP की बात करी जाएगी तो वो रहेगा 2। नेट गेन ऑफ ATP की बात करी जाएगी तो वो भी रहेगा आपका 2। सो ये डिफरेंट पॉइंट्स आपको ग्लाइकोलाइसिस में याद रखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा सेल्विनोव्स टेस्ट फॉर फ्रक्टोज गिव्स। तो फ्रक्टोज के लिए जो सेल्विनोव टेस्ट रहता है वो कौन सा कलर इसमें हमें देता है। तो सेल्विनोव टेस्ट जो है इट विल प्रोड्यूस चेरी रेड कलर फॉर फ्रक्टोज। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो अभी फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट है, तो ऐसे ही डिफरेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके लिए डिफरेंट टेस्ट रहते हैं एंड डिफरेंट कलर्स, प्रेसिपिटेट्स या फिर अदर जो है वो ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिलती हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए रहता है मॉलिश टेस्ट। ठीक है, मॉलिश टेस्ट जो कि आपके जनरल शुगर के लिए, मीन्स आप बोल सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जनरल टेस्ट कौन सा है, तो वो आपका रहेगा मॉलिश टेस्ट। एंड ये क्वेश्चन भी प्रीवियसली पूछा गया है। सो इसमें क्या रहता है मॉलिश टेस्ट में, इसमें 2 लिक्विड्स की लेयर्स बनती हैं। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब में बेसिकली टेस्ट होता है। 2 लेयर्स इसमें बनती हैं। ठीक है, एक लेयर नीचे रह जाएगी, एक ऊपर रह जाएगी एंड बीच में दोनों लेयर्स जो हैं वो सेपरेट आउट क्लियरली हमें दिखेगा। तो यहाँ जंक्शन पे जो है वो वायलेट कलर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। वायलेट कलर, वायलेट रिंग की तरह वायलेट रिंग जो है वो अपीयर होगी 2 लिक्विड्स के जंक्शन पे। तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो टेस्ट जो है वो कंफर्म्ड है। एंड मॉलिश टेस्ट की जो कंपोजिशन की बात करी जाएगी तो इसमें अल्फ़ा नेफ्थोल जो है इन अल्कोहल इसका यूज़ किया जाता है। देन इसके अलावा अदर टेस्ट की बात करें, जैसे कि रिड्यूसिंग शुगर के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए कौन कौन से टेस्ट रहते हैं। तो इसमें आपका एक रहता है फेलिंग्स टेस्ट, जिसमें अगेन आपका ब्रिक रेड कलर अपीयर होता है। पहले रेड आता है, देन उसके बाद ब्रिक रेड कलर जो है वो अपीयर होता है, ब्रिक रेड कलर। दूसरा टेस्ट जो है रिड्यूसिंग शुगर के लिए वो है आपका बेनेडिक्ट्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, ये है आपका बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट में कौन सा कलर अपीयर होता है, तो इसमें सिंपली आपका रेड कलर जो है वो अपीयर होता है। देन इसके अलावा रिड्यूसिंग शुगर के बाद अगर मैं बात करूं मोनोसेक्राइड्स की, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स की, तो मोनोसेक्राइड्स के लिए आपका एक इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट है बारफोर्ड टेस्ट, बारफोर्ड्स टेस्ट, जिसमें अगेन आपको रेड प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मोस्ट ऑफ द टेस्ट में आपको रेड कलर ही देखने को मिलेगा। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जिसमें अदर कलर्स भी आपको ऑब्टेन होते हैं। ये तो आपका हो गया मोनोसेक्राइड के लिए बारफोर्ड टेस्ट। इसके बाद में अगर मैं बात करूं पेंटोस शुगर्स के लिए, किसके लिए, पेंटोस शुगर्स के लिए, तो पेंटोस शुगर के लिए टेस्ट जो रहता है उसका नाम है बाइल्स ओर्सिनोल टेस्ट, बाइल्स ओर्सिनोल टेस्ट। बाइल्स ओर्सिनोल टेस्ट में कौन सा कलर अपीयर होता है, तो इसमें आपको एक डिफरेंट कलर देखने को मिलेगा। इसमें आपको ग्रीन कलर या फिर पर्पल कलर जो है वो अपीयर होगा। किसमें, बाइल्स ओर्सिनोल टेस्ट, जो कि पेंटोस शुगर्स के लिए रहता है। देन नेक्स्ट एक आपका आता है हेक्सोस शुगर्स के लिए, किसके लिए, हेक्सोस शुगर्स के लिए। इसमें आपका सेल्विनोफ टेस्ट रहता है। ठीक है, सेल्विनोफ टेस्ट जो कि यहाँ पे दिया गया है। मेनली हेक्सोस शुगर की बात होगी या कीटो शुगर की बात होगी या फिर फ्रक्टोस की बात होगी, तो उसके लिए आपका रहेगा सेल्विनोफ टेस्ट, जिसमें चेरी रेड कलर या फिर रेड कलर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं स्टार्च के बारे में बात करूं, क्योंकि स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, सो स्टार्च के लिए जो टेस्ट रहता है वो रहता है आयोडीन टेस्ट, जिसमें
ब्लू कलर जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें ब्लू कलर आता है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, इनिशियली जब सॉल्यूशन को हीट किया जाता है तो इसमें आपका ब्लू कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है। कब? हीटिंग के टाइम पे ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है, एंड जैसे ही सॉल्यूशन कूल होता है देन अगेन ब्लू कलर जो है वो अपीयर हो जाता है। देन इसके अलावा कुछ टेस्ट और देख लेते हैं, जैसे कि हो गया आपका गम के लिए टेस्ट। तो गम के लिए फेलिंग्स टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। कौन सा? फेलिंग्स टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट जो हमने पहले देखे। तो यही दो टेस्ट जो हैं वो गम्स के लिए रहते हैं, एंड इन दोनों में ही आपको रेड कलर जो है वो देखने को मिलेगा। देन एक और बात कर लेते हैं म्यूसिलेज की। तो म्यूसिलेज जो है वो म्यूसिलेज के लिए जो टेस्ट रहता है वो होता है आपका रुथेनियम रेड टेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो अभी आई थिंक ESIC में था, इस बार नहीं था, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में था। तो उसमें ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, रुथेनियम रेड जो है वो किसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। तो ये आपका म्यूसिलेज के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। इसमें कौन सा कलर अपीयर होता है? तो इसमें आपको रेड कलर जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे टेस्ट जो हैं वो डिस्कस कर लिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ऑलमोस्ट हर एक केमिकल टेस्ट जो है वो हमने देख लिया है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्टली देखा जाता है। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राजोसिन एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट इज। सो प्राजोसिन जो है वो एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है। किस कैटेगरी का ड्रग आता है ये? तो प्राजोसिन जो है वो एक अल्फ़ा ब्लॉकर है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो जो आपके अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, एंड उन्हीं में कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिन पे काफ़ी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपकी होगी अल्फ़ा 1 ब्लॉकर। ठीक है, अल्फ़ा 1 मीन्स जो स्पेसिफिक ब्लॉकर हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, वो हमें इसमें देखने को मिलेंगे। जिसमें पहला मैं डिस्कस कर लेता हूँ अल्फ़ा 1 ब्लॉकर, जिसमें आपका एक तो प्राजोसिन आ जाता है। इसके अलावा टेराजोसिन ड्रग इसमें आपको देखने को मिलेगा। डॉक्साजोसिन, डॉक्साजोसिन इसमें आएगा। अल्फूजोसिन, ठीक है, अल्फूजोसिन भी इसी में आपको देखने को मिलेगा। एंड टेम्सुलोसिन, टेम्सुलोसिन भी आपका एक अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ड्रग है। इसके अलावा एक कैटेगरी आती है इसमें अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर कौन सा है? तो ये होता है आपका योहिम्बिन। ठीक है, योहिम्बिन इज अ अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर। देन इसके अलावा क्वेश्चन में बीटा ब्लॉकर्स के ऊपर भी दिया गया है। तो बीटा ब्लॉकर्स के बारे में देख लेते हैं। 2-3 कैटेगरी देखते हैं जो कि मेन है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बीटा ब्लॉकर में एक कैटेगरी आती है नॉन सेलेक्टिव विद एडिशनल अल्फ़ा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। कौन सी आती है? नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव हो गया आपका, मीन्स बीटा 1 भी है एंड बीटा 2 भी है। इसमें ऐड हो जाती है कि अल्फ़ा ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी इसमें हमें देखने को मिलेगी, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर, तो उसमें आपको ड्रग याद रखना है लेवेटालोल, लेवेटालोल एंड कार्वेडिलोल। कौन सा? कार्वेडिलोल, लेवेटालोल एंड कार्वेडिलोल अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर, या फिर नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर विद एडिशनल अल्फ़ा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें बीटा ब्लॉकर में एक ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी कैटेगरी है बीटा ब्लॉकर में कार्डियो सेलेक्टिव। कौन सी है? कार्डियो सेलेक्टिव ब्लॉकर, जिसमें आपका बीटा 1 स्पेसिफिक जो है वो आ जाएगा। इसमें आपको एग्जांपल याद रखने हैं मीटोप्रोलोल, एटेनोलोल, एसेब्यूटोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल एंड और भी कुछ सेवरल ड्रग्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 2 कैटेगरीज आपको याद रखनी है बीटा ब्लॉकर्स में। देन बात करूँ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यहाँ पे दिया गया है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में बेसिकली आपको 3 मेन कैटेगरीज इसमें आपको देखने को मिलेंगी। पहली कैटेगरी आती है
फिनाइल अल्काइल अमाइन। कौन सी है? फिनाइल अल्काइल अमाइन, जिसमें आपका ड्रग आ जाता है विरापामिल। कौन सा ड्रग आता है? विरापामिल। दूसरी कैटेगरी इसमें आपको देखने को मिलती है बेंजोथायाजेपिन। बेंजोथायाजेपिन में आपका ड्रग आ जाता है डिल्टियाज़म। कौन सा ड्रग आता है? डिल्टियाज़म। देन इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में ही थर्ड कैटेगरी आती है डाईहाइड्रोपिरिडिन्स। कौन सी आती है? डाईहाइड्रोपिरिडिन्स, जिसमें आपके सारे निफेडिपिन डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। मेन ड्रग इसमें आपको देखने को मिलेगा निफेडिपिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसमें एम्लोडिपिन, क्योंकि हॉस्पिटल्स में काफ़ी यूज़ होता है एम्लोडिपिन एंड निफेडिपिन। इसके अलावा फेलोडिपिन हो गया, नाइट्रेनडिपिन हो गया, नीमोडिपिन, लेसिडिपिन एंड अदर निफेडिपिन डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपके डाईहाइड्रोपिरिडिन कैटेगरी में आते हैं एज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। लास्ट कैटेगरी क्वेश्चन में दी गई है पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स या फिर पोटेशियम चैनल ओपनर्स जो होते हैं। तो इसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग एक आएगा निकोरेंडिल। निकोरेंडिल ड्रग जो है वो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये नाम आपको पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर में याद रखना है। तो यहाँ पे 4 क्लासेस इस क्वेश्चन में दी गई थी एज ए ऑप्शन। तो चारों क्लासेस के इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जहाँ से क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है वो चारों क्लासेस हमने देख ली। सो इसमें अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल M2 स्टेट्स दैट। तो शेड्यूल M ज्यूरिस्प्रूडेंस से शेड्यूल M2 जो है वो किसके रिगार्डिंग रहता है? तो शेड्यूल M2 जो है इट इज़ रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स। किसके लिए? कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी फैक्ट्री प्रेमिसेस की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वो आपका किस में आता है? वो आपका आता है शेड्यूल M2 में। अब इसी में अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। तो अदर ऑप्शंस में आपका दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री प्रेमिसेस की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपकी दी गई हैं शेड्यूल M3 में। किस में? शेड्यूल M3 में। ये आपको याद रखना है। देन दूसरा है आपका रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री प्रेमिसेस की रिक्वायरमेंट्स आपकी दी गई हैं शेड्यूल M1 में। सो इट इज़ गिवन इन शेड्यूल M1। किसमें? शेड्यूल M1 में। कॉस्मेटिक्स की हमने देख ली शेड्यूल M2 में। देन लास्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस एंड हाइजीनिक कंडीशन फॉर आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। ठीक है, आयुर्वेदिक, सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स के लिए जो भी फैक्ट्री प्रेमिसेस हैं उनकी हाइजीनिक कंडीशंस के बारे में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस शेड्यूल में दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है शेड्यूल टी में। तो ये चारों के चारों शेड्यूल आपको पता होने चाहिए, हर एक पे प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।